नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। ये आप ही का चैनल है, जनता की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है। हम आपसे कोई सहायता नहीं मांग रहे हैं, आर्थिक सहायता नहीं मांग रहे हैं। कृपया करके सिर्फ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और अपने दोस्तों और मित्रों में भी शेयर करें। आज हम एक बड़े सब्जेक्ट के साथ आपके पास आए हैं। मोदी सरकार के मंत्री चुनाव आयोग व उसकी प्रक्रिया को लेकर देश सदन को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है, कांग्रेस पार्टी का कहना है। हर बार मंत्री तर्क देते हैं कि चुनाव आयोग को लेकर हम सदन में चर्चा नहीं करा सकते, लेकिन अब चर्चा करानी पड़ेगी क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा जो है वो राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने विधिवत तरीके से ये बता दिया है कि 6.5 लाख वोट जब बेंगलोर सेंट्रल की लोकसभा इलेक्शन में 2024 में पड़े तो उसमें 1 लाख वोट जो थे वो फर्जी थे। और इसका बड़ा खुलासा उन्होंने किया। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा किस तरीके से उन्होंने ये बातें बताई। आज हमारे साथ एक बहुत प्रबुद्ध चैनल मौजूद है। मैं चाहता हूं कि बारी से मैं आपको स्वागत करूं। भानु प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ वकील, अधिवक्ता, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है भानु जी आपका। हमारे साथ कानपुर से आलोक तिवारी जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आलोक तिवारी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कानपुर से हैं। हिजम भाई, मेरे कुलीग, हमारे साथी, ईवीएम आंदोलन हो या मैती कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, उसमें हमेशा सबसे आगे रहते हैं। और अजय शुक्ला साहब, वरिष्ठ पत्रकार, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राहुल गांधी का जो आज बयान है, मैं पहले आपको वो संक्षेप में सुना के फिर मैं आपसे डिबेट को खोलता हूं। सुनिए राहुल गांधी क्या कहते हैं। खेल समझिए, एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है। बाकी सीट में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां माधोपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र का किस जी, मैं शुरुआत भानु प्रताप जी से करता हूं। भानु प्रताप जी, पहली प्रक्रिया आपकी क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 25 सीटें चुराई 2024 के इलेक्शन में। 189 सीटों से ज्यादा उनकी आनी नहीं थी, 240 का आंकड़ा पार कर, और उसके बाद जेडीयू और टीडीपी से समर्थन लेकर उन्होंने सरकार बनाई। ये सरकार असंवैधानिक है और ये प्रूव हो गया। एक विधानसभा में 1,14,000 वोट बढ़ाए गए और 32,000 वोटों से वो लोकसभा निकाली गई। आप ईवीएम पर बात कर रहे थे, ये तो बहुत बड़ा एटम बम आया है। हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिरा था, उससे बड़ा बम आज गिरा है जब वोटों का मिलान किया गया। दो बातें खुल के सामने आई कि जो वोटर लिस्ट है, बूथ की वोटर लिस्ट है, वो स्कैन नहीं की जा सकती, इसलिए उसको डिजिटल तरीके से चेक नहीं किया जा सकता। एक एक फोटो और एक एक नाम का मिलान जो है वो पूरी वोटर लिस्ट के साथ करना पड़ता है, जिसमें 6 महीने लगे इनको। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जब आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वोटर लिस्ट आपके पास मौजूद है और आज की डेट में कितना भी डेटा आप एक छोटे से पेन में भी स्टोर कर सकते हैं, तो ऐसी क्या आन पड़ी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का एक माउथपीस बनके, एक स्पोक्स पर्सन बनके रह गया है? आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का केवल स्पोक्समैन नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा उनके लिए काम कर रहा है। मतलब नैतिकता नाम की तो कोई चीज अब रही नहीं। पिछले 10 सालों में हम कह सकते हैं कि जितने भी इलेक्शन कमीशन आए हैं उनमें से किसी की कोई नैतिकता नहीं बची। जिनकी बची थी वो रिजाइन करके चले गए, बाकी किसी को कोई नैतिकता रही नहीं। अन्यथा ये नहीं होता जो देश के साथ में इतनी बड़ी गद्दारी की जा रही है।
दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि 25 सीटें इस तरह से जीती गई हैं, मुझे लगता है अगर इसको और डेप्थ में जाके इसकी रिसर्च की जाएगी तो 25 नहीं कहीं ज्यादा होंगी। और मुझे लगता है कि जो वोट फॉर डेमोक्रेसी का जो आंकड़ा था 79 सीट्स का, वो आंकड़ा कहीं ज्यादा सटीक मुझे नजर आता है, क्योंकि उन्होंने पूरे सबूतों के साथ में एनालाइज करके जितने परसेंटेज वोट जिस फेज में बढ़ाए गए, जिस स्टेट में बढ़ाए गए, उसके हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उनका डाटा, वोट फॉर डेमोक्रेसी का डाटा मेरी नजर में कहीं ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सटीक है। और मैं यही कह सकता हूं कि इनमें से किसी भी एक व्यक्ति को बख्शना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा भयानक देशद्रोह है, जिसे आप देशद्रोह कह सकते हैं ना, ये है हकीकत में देशद्रोह। उसको मोदी से लेके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके अमित शाह, जितने भी इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये इलेक्शन कमीशन में जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसके साथ में ये जितने भी डुप्लीकेट वोटर हैं, इन सबके खिलाफ एफआईआर कराई जानी चाहिए, क्रिमिनल केस रजिस्टर कराया जाना चाहिए, बख्शा किसी को नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, मैं ऐसा मानता हूं कि आगे की रणनीति यह होनी चाहिए, सभी की मिलकर, जो भी इस देश से, इस देश के संविधान और लोकतंत्र से प्यार करते हैं, कि इस देश में इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर ना पाए जब तक इस सारी चीज को ठीक ना कर दे और ये इलेक्शन कमीशन बिहाइंड द बार ना हो जाए, जब तक जेलों के अंदर ना हो जाए, इनको कोई भी काम करने नहीं देना चाहिए। देश में इस तरह से जन आंदोलन पूरे देश में किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को जी, बहुत इसमें अपनी ईमानदारी से भूमिका निभानी चाहिए। जी, बहुत बड़ी बात की आपने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ एफआईआर और उनके खिलाफ केस दर्ज हो, मुकदमा दर्ज हो और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ये आपका कहना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, फैसले किस तरीके से हो रहे हैं, लंबित हो जाते हैं मामले। कश्मीर पर भी आज स्टेटहुड पर बात होनी थी, वक्फ बोर्ड का बिल है, पेंडिंग पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने में हमारे मित्र हैं अजय शुक्ला जी, इन्होंने कुछ कह दिया था किसी जज के बारे में, तो उस पर उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इनको नोटिस कर दिया, तलब कर दिया। पर मणिपुर पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देने पर, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें कहा गया था कि सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। हरियाणा इलेक्शन के हाई कोर्ट का ऑर्डर था और फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, और तुरंत जाके अध्यादेश लाके, लेजिस्लेटिव चेंजेस लाके सीसीटीवी फुटेज को पब्लिक इंटरेस्ट में ना देने का फैसला किया गया। आरटीआई को डीटीडीपी के दायरे में लाया गया, खोजी पत्रकारिता को डीटीडीपी के दायरे में लाया गया। कल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और एडिटर गिल्ड में इस पे ओपन हाउस भी है। मैं अजय शुक्ला जी के पास आता हूं। अजय शुक्ला जी, एक बड़ा इल्जाम राहुल गांधी ने लगाया है और वो कहते हैं कि 1,250,000 वोट चोरी हुए, जिसमें डुप्लीकेट वोट 11,965, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस 40,009, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेसेस 10,452, इनवैलिड फोटोज 4,132 और मिस यूज ऑफ फॉर्म 6 33,692। और इसके परिणाम स्वरूप 8 सीटों का गैप। हरियाणा का वो बताते हैं कि कांग्रेस ने हरियाणा में 8 सीटें हारी सिर्फ 22,789 वोटों से, 2 करोड़ वोटरों में। और उन्होंने एक और उदाहरण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी 25 लोकसभा जीती है सिर्फ 33,000 के लेस से मार्जिन से। तो 25 सीटें ही चुरानी थी उनको और उन्होंने चुरा ली, और इसीलिए हमको डिजिटल वोटर रोल नहीं दिया जाता कि हम मिलान कर सकें। फॉर्म 17C पर भी यह मामला उठा था। क्या कहना है आपका अजय शुक्ला जी? देखिए, पहले तो मुझे एक चीज पे आपत्ति है। ये आरोप नहीं है, ये तथ्य और सबूतों के साथ में राहुल जी ने बात रखी है, सबके सामने रखी है। और ये सबूत और तथ्य किसी और के नहीं है, चुनाव आयोग के। वो डेटा चुनाव आयोग का है। राहुल जी ने बस उसका मिलान किया है अपने लोगों से, कांग्रेस पार्टी के अपने वॉलंटियर से मिलके उन जगहों पे चेक कराया है, फिजिकली चेक कराया है। और उसके बाद उन्होंने उस आधार पर सारी चीजें कही। यानी जो तहकीकात, जो इन्वेस्टिगेशन,
चुनाव आयोग को करनी चाहिए थी और ये संदेश देना चाहिए था कि हम तो पूरी तरीके से निष्पक्ष हैं, हम किसी पार्टी के एजेंट नहीं हैं। वो यह करने में असफल रहा, लेकिन राहुल गांधी ने यह सफलता अर्जित की कि वो यह साबित करने में सफल रहे कि चौकीदार ही चोर है, और चौकीदार ने कैसे कैसे चोरी की उसको उन्होंने बाइफरकेट किया। और जो जो उन्होंने आंकड़े बताए, सभी आंकड़े चुनाव आयोग की ही लिस्ट से निकाले गए। चुनाव आयोग ने कहा इस एड्रेस पर ये लोग रहते हैं जो वोट कर रहे हैं। उस जगह उन्होंने अपने बंदे को भेजा, चेक कराया, वीडियो बनवाई कि साहब वहां रहते हैं कि नहीं रहते। पता चला नहीं, यहां तो कोई ऐसा रहता भी नहीं है, रहता भी नहीं था, और ये तो एक कमरे का घर है, इसमें कैसे इतने लोग रह सकते हैं। इसी तरीके से राहुल गांधी ने चेक कराया कि चुनाव आयोग की मतदाता सूची में एक व्यक्ति यहां भी वोट डाल रहा है, एक व्यक्ति यहां भी डाल रहा है, एक व्यक्ति यहां भी डाल रहा है। तो साहब ये तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो आखिर ये कैसे हो गया। तीसरा, राहुल गांधी ने यह भी चेक करा लिया कि किस ढंग से आपने मैनिपुलेट किया है, कहां पर आपने वोट जोड़े हैं, कहां पर फेक वोट बनाए हैं, कहां पर किस तरह से किया, वो सारी चीजें उन्होंने दे दी। तो अब तो चुनाव आयोग को चाहिए यह था कि तत्काल इस मामले पर एफआईआर दर्ज करते कि नेता प्रतिपक्ष जैसे देश के बड़े संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति यह बात कह रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है, ऑन कैमरा कह रहा है, लाइव कह रहा है, एफआईआर बनती है। एफआईआर दर्ज की। साहब मैंने क्या कहा था, मैंने अपने एक यूट्यूब चैनल पे यही बात तो कह दी थी कि ये जज साहिबा यदि ये ना करती तो ऐसा ना होता, और ये जज साहब यदि आरएसएस का दामन न थामे होते तो एडवोकेट जनरल ना बनते, हाई कोर्ट के जज ना बनते, चीफ जस्टिस ना बनते, सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचते। यही तो कहा था। तो मैंने कोई गलत तो कहा नहीं था, और मैंने तथ्य दिए थे। आपको यदि लग रहा था कि गलत है तो आप उसकी जांच करा लेते, मैंने जो तथ्य बताए थे। अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट आ गया, ये दंगे हो चुके हैं। भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी हाई कोर्ट के जजेज हो जा रहे हैं। कोई अजीब सी स्थिति नहीं। कहते हैं हमने तो 3 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। तो साहब जब आपने इस्तीफा दिया था, जब आपकी फाइल चल चुकी थी, आपने तब इस्तीफा नहीं दिया था। तो ये सारी चीजें अब सामने हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उम्मीद क्या करते हैं? तो बगैर किसी जांच के चुनाव आयोग एक्स पर कह देगा मिसलीडिंग, कह दिया उसने। अरे भाई जांच कौन सी करी अभी उन तथ्यों की जो मिसलीडिंग कह दिया। मिसलीड भी कहने के लिए आपको जांच रिपोर्ट आपकी चाहिए। उन्होंने तो अपनी जांच रिपोर्ट दे दी, दुनिया के सामने रख दी। अब तुम बताओ, तो उनके पास कुछ है नहीं, तो कहे एफिडेविट में, चलिए एफिडेविट में ही देने और न देने का इंतजार करते। मिसलीडिंग कैसे कह, यानी आप चोर हैं, और चोर ये बार बार चिल्ला के कह रहा है मैं चोर नहीं हूं, ये गलत है। तो गलत है तो साफ साबित कर दो, तो वो औकात नहीं है। तो यह चुनाव आयोग की सच्चाई है। जी जी, 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने। चुनाव आयोग की सच्चाई सब सामने आ गई है। सारे सबूत लिस्ट के साथ राहुल गांधी ने मीडिया के सामने रख दिए हैं। नाम, एड्रेस जिनके नहीं है, फोटो जिनकी नहीं है, वो सब सामने रख दिया है। और मैं आलोक जी के पास आऊं इससे पहले मैं कुछ तथ्य दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, आज के जो मीडिया इंटरेक्शन थी, उसमें उन्होंने कहा कि ईसी को हम लेटर लिखते रहे। हमने, कांग्रेस पार्टी ने 4 चिट्ठियां ईसी को लिखी डिमांडिंग वोटर रोल्स। मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र का केस आया, उससे पहले छत्तीसगढ़ में 2023 में जब चुनाव में फ्रॉड हमें ज्ञात हुआ, तो महाराष्ट्र के इलेक्शन में हमें कंफर्म हो गया कि गड़बड़ हो रही, और उसके बाद दोनों इलेक्शन हम बीजेपी से हार गए। दूसरी बात वो कहते हैं कि ईसी ने
एविडेंस डिस्ट्रॉय किया, डिजिटल वोटर रोल हमसे शेयर करने को मना किया, रूल्स बदले, एक्सेस सीसीटीवी फुटेज का हमें देने से मना कर दिया, जैसे कि मैंने बताया कि लेजिस्लेटिव चेंजेस किए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा क्या छुपाना चाह रही है? पब्लिक का राइट है कि ट्रांसपेरेंसी हो चुनाव प्रक्रिया में और रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय न किए जाए। वीवीपैट की पर्चियों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उनके प्रिंटर पे जो प्रिंट निकाले जाते हैं वो भी गड़बड़ होते हैं। और इसमें जब कांग्रेस ने इन्वेस्टिगेशन चालू की तो इंटरनल पोल्स में उनको साफ साफ नजर आ रहा था कि कर्नाटक में 16 में जीत उनकी हासिल होगी, लेकिन सिर्फ 9 जीत मिली। उसके बाद 7 कॉन्स्टिट्युएंसीज में जहां अनएक्सपेक्टेड लॉस था, उन्होंने बेंगलोर सेंट्रल को एज अ नजीर चेक किया, उसमें एक असेंबली माधेपुरा को चेक किया। टोटल वोट जो थे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 6,26,208 मिले, भारतीय जनता पार्टी को 6,58,915 मिले, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जीत 32,707 वोट से हुई। लेकिन महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट में 1,15,586 वोट मिले कांग्रेस पार्टी को, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2,29,632 वोट मिले। यानी कि सिर्फ एक असेंबली सीट से 70,000 की हार 32,000 की जीत में बदल गई। तो आलोक तिवारी जी, इतना बड़ा जादू जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर रोल से भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए यह षड्यंत्र खेला गया, और इसमें पूरा पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लिप्त होना। हम तो ईवीएम को लेकर बातचीत कर रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ होती है, वीवीपैट पर्ची नहीं मिलती है, मिलान होना चाहिए। यह तो और भी बड़ा खेल निकला। क्या कहना है आपका? वैसे अगर कहीं ये मैटर लिटिगेट होता है तो शायद सुप्रीम कोर्ट कह दे कि राहुल गांधी जी को सच्चे भारतीय की तरीके पेश आना चाहिए, ऐसा नहीं करना। देखिए आत्मजीत जी, मशीनरी हैज नेवर बीन ए बिग प्रॉब्लम, मशीन नॉट एट ऑल ए बिग प्रॉब्लम। दिक्कत मशीनरी से है। मशीन होती है, ग्लिच होती है उसमें। कार, स्कूटर एक्सेट्रा जितनी भी मशीनरी है, मशीन है, अगर मशीनरी ईमानदार है तो उसका कायदे से 2 मिनट के अंदर डिस्पोजल कर देगी। अगर मशीन गड़बड़ चली तो पूरा डाटा इरेज करके हम फ्रेश वोटिंग करा देते हैं। ये इसे चुनाव आयोग कहना बेईमानी हो गया है। अब ये बीजेपी है। आप देखें इनका करेक्टर, आप देखें राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को हासिल करने के लिए इन्होंने कंप्यूटराइज्ड डाटा नहीं दिया वोटर लिस्ट का। इन्होंने 7 फीट ऊंचा और 200 किलो वजन वाला जो है डाटा दिया है। ये फैसिलिटेट नहीं कर रहे थे, कॉम्प्लिकेट कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में हर स्तर के आदमी को क्या किया, फैसिलिटेट किया है, उसकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर दिया। देखिए जहां तक राहुल गांधी जी कह रहे हैं 25 सीटें नरेंद्र मोदी की जो है, इसकी दम पर आप जो प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी कम कह रहे हैं, 79 सीट हैं जहां पर ये बेईमानी से जीते गए हैं, और 5 जगहों पर केवल वोटिंग जो है काउंटिंग सही हुई, अदरवाइज हर जगह काउंटिंग बेकार हुई है। 4 जगह पर आत्मजीत जी मैं आपको बता दूं, ये भारत नहीं, एक जगह गुजरात और 4 जगह केरल में सही हुई है, बाकी सब तरफ, और ये सब तरफ हारे हैं ये। और जितनी सीटें कैलकुलेट होके आ रही हैं आत्मजीत जी, मैंने अपने और मोटा मोटी रफ आइडिया और स्टडी जो कुछ है, ये भारत देश है जहां अगर बहुत ही टाइट कम्युनल डिवीजन के आधार पर अगर पोलिंग हो तो बीजेपी के जीतने की लिमिट जो है 175 के करीब, मोर और लेस उतनी सीटें बीजेपी की आती है अगर ईमानदारी से वोटिंग हो। महाराष्ट्र के बारे में तो कोई शक नहीं रह जाता, वहां तो जनता निकल आई थी, कह रहे थे हम पेपर वोटिंग करेंगे। आपको तो याद होगा वहां जीते हुए विधायक को अपनी जीत के मार्जिन पर एतबार नहीं था। वो कह रहा था मैं इतने वोट से नहीं जीत सकता, क्यों नहीं हिम्मत पड़ी। एक डेमो हो जाता। अगर चुनाव आयोग वाकई ईमानदार है तो डेमोक्रेसी में एक व्यक्ति का जो है अविश्वास आपको दूर करना पड़ेगा।
कैसे लोग हैं ये, बातें बड़ा एडवांस करेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, आलू लाते थे किसान से, मतलब ड्रोन में ये वहां से हिमाचल प्रदेश में सबसे ड्रोन से रखवाली करते हैं। एक पार्टी जो है डाटा मांग रही है, उसे आप भुसन्ना पकड़ाएंगे, पूरा रिकॉर्ड रूम जैसे होता उठा के दे देंगे। ये वही लोग हैं, जब राजीव गांधी ने कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया था तो अटल बिहारी बैलगाड़ी में बैठ के गए थे। ये आज भी आपको मनुस्मृति के जरिए बैलगाड़ी जमाने में ले जाने वाले हैं और ले जा रहे हैं। भाई आप देखिए, ये जो मार्जिनल सीटें हैं उन्हीं से तो गड़बड़ होती है। हैवी मार्जिन में गड़बड़ नहीं कर पाते। मेरी कानपुर की सीट दोपहर तक कांग्रेस जीत रही थी, 23,000 से हार गई। कुछ जगह ऐसी थी, सपा के एक कैंडिडेट ने एक दो जगह कह दिया था, हजारों आदमी के साथ बैठा था, उसने वहां जो चुनाव आयोग का अधिकारी था उससे कह दिया कि या तो तुम जिंदा जाओगे या हम जिंदा जाएंगे, वहां वो जीत गया। देखिए साहब, मोदी ने इस देश की डेमोक्रेसी को जो है इंस्टीट्यूशनलाइज किया था और इन्होंने इंस्टीट्यूशन को करप्ट कर दिया है, बैगर क्रिमिनलाइज कर दिया है। दे कैन नॉट डेयर टू अफोर्ड द पावर। अब ये है, समोस करिए, अगर आप ये कहें एक महाराष्ट्र का चुनाव हार जाने से मोदी सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ जाता, नहीं पड़ता, परसेप्शन बिगड़ जाता। एक बहुत बड़ी स्टेट थी, अडानी को बहुत कुछ देना था वहां पे, ये बाई हुक और बाई क्रुक राष्ट्र को जीतना बहुत जरूरी था। हंसी आती है कि 13 सीटें कांग्रेस पार्टी की आती है लोकसभा में और 16 सीटें आती है विधानसभा में। 5 विधानसभा जो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है, छठवें में इतनी प्रचंड इसी लोकसभा में इतनी प्रचंड लोकप्रियता है, भाजपा चुनाव जीत जाती है। देखिए, भाजपाइयों का जो आपसी समय होता है ना, वो मुसलमानों के खिलाफ बातचीत करने में गुजरता है। ये उनका बहुत अच्छा टॉपिक होता है। जब उनको कुछ नहीं मिलता है, उन्होंने जिंदगी का, भाजपाइयों ने बहुत सारी जिंदगी का जो है वक्त गुजारा है मुसलमानों के खिलाफ बातचीत करने। ये अमूमन मुसलमानों के बारे में कहा करते, अरे यार एक एक कमरे में 15-15 रहते, पर्सनली देख के आए हो। राहुल गांधी ने तो बता दिया कि महाराष्ट्र में एक कमरे में 46 भाजपाई रहते थे, कर्नाटक में एक कमरे में 84 भाजपाई रहते थे। तो आज तो बातें बराबर हो गई, आगे निकल गए ना। देखिए साहब, मात्र FIR कर देने से बात नहीं, बात बनती है बड़े। आपको सड़क पे आके मजबूर करना होगा कि चुनाव आयोग कुछ कर ना पाए, चाहे जो हो जाए। आप देखिए कितना एडवांस जमाना है। ये राजीव कुमार था, ये सड़ी हुई शायरी सुनाता था जो ट्रक के पीछे लिखी रहती है। इतनी देर बाद ये एक प्रेस का और डाटा बदला करते थे, ये कब आंकड़े देते थे, और आंकड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्रीफ करता है चुनाव आयोग। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये नहीं करते थे ना। प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, ना राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। दूसरी चीज ये है, कहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की लड़की को नोएडा का कलेक्टर भी बना दिया गया है। हाई कोर्ट की जस्टिस बना दी गई इनकी प्रवक्ता। अरे मोदी साहब, आपको कौन रोक लेता ना, सीधे सुप्रीम कोर्ट ले आते। अब ये एक्सक्यूज ले रहा है भाजपा और उनके सखी सहेली जनता दल यूनाइटेड सरीकी कि अच्छा इतनी गड़बड़ियां तो मोदी को SIR में शामिल होना चाहिए। मुझे बताइए कि क्या चुनाव आयोग ने एक भी ऐसा व्यक्ति दिया और ये डिक्लेयर किया कि नहीं ये बांग्लादेशी था, इसका मुंह सबने काटा है? बताना चाहिए ना। बांग्लादेशी तुम्हारे घर में क्यों नहीं है? बड़ी, जिस समय शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भारत की पर कैपिटा इनकम से कई गुना ज्यादा थी। तुम्हारे यहाँ क्या करेगा, पैर में कुल्हाड़ी मारेगा आकर के, या कुल्हाड़ी में पैर मारेगा आकर के? बांग्लादेश को निकालने का रिकॉर्ड तो आपका बहुत ज्यादा पुअर है।
ये टोटल बदमाशी है, मैं आपको बता रहा हूँ, बेशर्मी है और बदमाशी है। चुनाव आयोग की ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही अभी तक कि राहुल गांधी जी गलत आंकड़े दे रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं। वो कह रहे एफिडेविट देते, ठीक है, राहुल गांधी देखेंगे राहुल गांधी का अगला एक्शन क्या होता है। आत्मजीत जी, मैं आज थोड़ा सा इंडिस्पोज फील कर रहा हूँ, मैं इजाजत चाहूंगा, जरा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जी 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 है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी 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 मैं मैं आप फिर सब आपसे जुड़ूंगा। मैं आप सब जी के लिए नमस्कार। आलोक तिवारी जी को जाना पड़ गया, मैं हिजम भाई के पास आता हूँ। हिजम भाई, ये जो बात आलोक तिवारी जी ने की, इसमें साफ साफ एक ही शख्स जिसका नाम गुरकीरत सिंह डांग है, वो 3 बूथों पे नहीं 4 बूथों पे अपने वोटर आईडी कार्ड से वोट डालता है। उसके बावजूद और भी तथ्य बाहर निकल कर आए कि एक आदमी कर्नाटक के अलावा बनारस में भी वोट डालता है, जहां प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और आपको याद होगा, आप ही ने कहा था कि अजय राय का वोट जो है वो बढ़ा हुआ था, बाद में वोटिंग रुकवा दी गई कुछ घंटों के लिए, और उसके बाद नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीते। फिर एक और तथ्य जो है राहुल गांधी ने बताया कि कितने लोग हैं जिनके फादर का नेम और हाउस नंबर 0 है, मतलब कि वो फर्जी वोट है। और फॉर्म 6 का किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है कि एक बुजुर्ग महिला के 2 वोट बनाए जाते हैं और दोनों वोटें डाले जाती अलग अलग बूथों में। ये खुलासे उन्होंने किए, और इस पर भी खुलासा किया कि एड्रेस जिन लोगों का नहीं है, या एड्रेस के आगे 0 लिखा है, या एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ है, ऐसे 40,000 वोटर्स हैं एक ही असेंबली में। और उन्होंने महिपाल सिंह का नाम बताया कि वो कर्नाटक का भी वोटर है, उत्तर प्रदेश का भी वोटर है। विशाल सिंह का नाम बताया, सन ऑफ महिपाल सिंह। और इस तरीके से डेटा निकाला कि 33,692 वोटर ऐसे हैं जो फॉर्म 6 के जरिए पहली बार वोटर बने हैं, और उनकी उम्र भी बताई, कोई 95 साल, कोई 92 साल, कोई 93 साल, कोई 75 साल, कोई 80 साल। मतलब टोटल लिस्ट फर्जी है। मैं आपसे समझना चाहता हूं हिजम भाई, ये सारी कहानी क्या है? किसके इशारे पर ये सब काम हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं? क्या संवैधानिक प्रक्रियाओं की तरह हमारे जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब ध्वस्त हो चुके हैं? मोदी जी क्या इतना बाहुबल है कि कोई उनके सामने बोल नहीं पा रहा है? हिजम भाई। आतंकजीत जी, आरएसएस 2025 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ और अभी 1925 में आरएसएस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और 2025 में अभी स्वर्ण जयंती का तैयारी चल रहा है। इसमें नरेंद्र मोदी भी बहुत छोटा सा एक खिलौना है। अनुशासन के जगह पर मनुशासन चल रहा है। आई रिपीट यू अगेन, अनुशासन की जगह पर मनुशासन चल रहा है। ये आपने श्रीवास्तव जी का तो नाम लिया नहीं है, कई जगह पर जो है कई लोगों की फर्जी वोटर्स, ये तो बिल्कुल खुले आम इसमें फ्रॉड मैनिपुलेशन दिखाई दे रहा है। मुझे एक क्वेश्चन से मुझे आपत्ति था उस राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हो सकता है राहुल गांधी उस चीज को बहुत छोटा सा ले रहे होंगे। एक जर्नलिस्ट ने पूछा इसका टोटल टीवी का, अगर आप लोग जीते तो ईवीएम ठीक, अगर आप नहीं जीते तो ईवीएम खराब। राहुल गांधी का जवाब यह था कि ईवीएम के जगह, ईवीएम तो बहुत छोटा सा, ईवीएम को उसने इग्नोर किया, बट एंटायर द सिस्टम ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इज हाईजैक्ड, बट द ईवीएम इज मैटर। हमारा कहने का मतलब है, भानु प्रताप जी का और लोगों की अगुवाई में आप भी साथ में उस ईवीएम के आंदोलन में साथ थे, पर ईवीएम का जो क्वेश्चन जो था उसमें राहुल गांधी ने उसको इग्नोर किया और वो सीधा जो है उस सिस्टम के ऊपर उसने मतलब डिस्क्रिप्शन दिया। दूसरा, अगर एक
उसमें विधानसभा में या एक लोकसभा के जो उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 1 लाख का अगर उसमें मैनिपुलेशन या हाइपर या उसको बढ़ा चढ़ा करके उसको वोटर लिस्ट को प्रिपेयर किया तो पूरा भारत देश में कितनी लोकसभा पर अगर उन्होंने कितने विधानसभा पर अगर ऐसे मैनिपुलेशन किया होगा ये अंदाजा से बहुत दिस इज अबव इमेजिनेशन। बट आरएसएस और जो बीजेपी ने जो इसका जो मैनिपुलेशन जो किया था ये चेरी पिक जगह पर जहां जहां ये मतलब उन्होंने हर जगह पर ब्लैंकेट फॉल पर नहीं किया है, ब्लैंकेट पर नहीं, ब्लैंकेट कवर पर नहीं किया है, ये जगह जगह ताकि चोरी भी ना पकड़ा जाए और काम भी हो जाए। तीसरा, महाराष्ट्र के गांव में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा गांव वाले जो है उसको पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी उसको उस कैंडिडेट को बहुत पसंद करते थे, बहुत चाहता, बहुत लोकप्रिय कैंडिडेट थे। पूरा गांव वाले ने उसको एक बैलेट पेपर से मॉक पोल करवाया था, करवाने की कोशिश किया था, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन और प्रशासन ने उसको रोका गया। यानी कि प्रशासन अनुशासन के जगह पर मनुशासन की शासन लागू है। राजीव कुमार और उसका पास्ट जो जितनी जो जो इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन है, राहुल गांधी का ये कहना है कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, चाहे रिटायर भी गया, चाहे कहीं पर भी चले गया, इसको छोड़ेंगे नहीं। इसमें मैं आपके प्रश्न पर मैं भानु प्रताप की तरफ मैं प्रश्न को मैं घुमाऊंगा, क्योंकि इसमें एक लीगल एंगल भी आएगा, क्योंकि भानु प्रताप से ज्यादा मैं लीगल की इस परिभाषा में या लीगल एंगल में जो है जानने वाला नहीं होगा। तो क्या रिटायर होने के बाद भी उसके ऊपर जो कोई कार्रवाई करने का कोई तरीका हो सकता है? मेरा 3-4 प्रश्न जो है भानु प्रताप जी जवाब दें। जी भानु प्रताप हो जी, सकता है। निजाम भाई ने कुछ सवाल पूछे जी। आत्मजीत जी और हिजम जी, देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध में शामिल रहा है, ये जो डाटा दिया गया है ये डाटा उस समय का है जिस समय राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। जी, ये उसकी देखरेख में हुआ है सब कुछ। इसका मतलब वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो उसके रिटायर हो जाने से उसका अपराध खत्म नहीं हो जाता, कम नहीं हो जाता, उसका अपराध उतना ही रहता है। और उसने अपराध किया है तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी, उसको गिरफ्तार किया जाएगा और बाकायदा इन सबूतों के आधार पर उसे कोई सजा से बचा नहीं सकेगा। रिटायर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी पर रहते हुए इस तरह के काम किए, उनके खिलाफ रिटायरमेंट होने के बाद भी एफआईआर हुई, उनको अरेस्ट किया गया, मुकदमा चला, सजा हुई। ऐसे कितने ही लोग हैं। तो कहीं इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं कि ये देशद्रोह है, ये राजद्रोह भी नहीं है। मैं इसे राजद्रोह नहीं कहूंगा, शब्दों का वो मतलब समझिए, ये राजद्रोह नहीं है, राज्य के खिलाफ नहीं है ये कोई भी, ये देश के खिलाफ है, देश की जनता के खिलाफ जघन्य अपराध है। अगर कोई ऐसा देश होता जिसके यहां कानून थोड़ा अलग तरीके का होता तो अब तक इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता। इतना होने के बाद तो इतना जघन्य अपराध इन्होंने किया है। इससे मतलब आप समझिए कि जो स्थिति देश की हो गई है, उस स्थिति के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसको बराबर लगातार सत्ता में लाने के लिए इन्होंने ये अपराध किया है। और उस व्यक्ति की वजह से इस देश के 120 करोड़ लोगों की जिंदगी नरक बन चुकी है। आपने अभी एक डाटा देखा होगा, कल द वायर पे एक डाटा आया है, इससे ज्यादा और स्थिति क्या भयानक हो सकती है। वो डाटा कहता है कि देश के 1% लोगों के पास इस देश की जो तमाम वेल्थ यानी संपत्ति है, रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, सब कुछ 60% 65% जो आंकी गई है वो 1637 करोड़, 1637 लाख करोड़ इस देश की टोटल वेल्थ आंकी गई है।
उसमें से केवल 1% लोगों के पास में 970 लाख करोड़ प्रॉपर्टी है। इतना केंद्रीयकरण, इतनी असमानता इस देश में है। कौन है जिम्मेदार इस बात के लिए? इस बात के लिए बहुत कुछ इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, क्योंकि पिछले 11 साल से इलेक्शन कमीशन उसी व्यक्ति के लिए जिसकी वजह से इतनी भारी असमानता हुई है, उसके लिए काम कर रहा है। कैसे बिल्कुल बख्शा ठीक जा कहा सकता आपने। तो ये इनफैक्ट तो इसमें इलेक्शन कमीशन अकेले तो इसके जिम्मेदारी नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन के पीछे कोई ना कोई तो खड़ा होगा। नहीं, निश्चित रूप से किसके लिए कर रहा है इलेक्शन कमीशन? किसके लिए कर रहा है? ये तो साफ है, वर्तमान भाजपा सरकार के लिए कर रहा है। और भाजपा सरकार का तो मतलब ही कुछ नहीं है। मोदी सरकार जब कहा जाता है तो मतलब मोदी के लिए कर रहा है, और मोदी और अमित शाह दोनों एक ही हैं। मोदी और अमित शाह दोनों के लिए कर रहा है। तो सबसे बड़े अपराधी इस सब खेल के पीछे कौन है? मोदी और अमित शाह। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों इस खेल के पीछे हैं। इसमें तो कहीं कोई बात ही नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे पुलिस 3rd डिग्री इस्तेमाल करती है। हेजन सर, 1 मिनट। पुलिस जैसे अपराधी से अपराध का पता लगाने के लिए 3rd डिग्री इस्तेमाल करती है। मैं थोड़ी देर के लिए सारी चीजें भूल जाता हूं और पुलिस की उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। इन 4-5 लोगों को पकड़ के और 3rd डिग्री का इस्तेमाल आप करिए, आपको सब पता लग जाएगी कि कौन किसने क्या किया है। जी हिजम भाई, मेरा एक सवाल है भानु जी से। राहुल गांधी जी ने जब ये लार्ज स्केल इरेगुलरिटीज को पकड़ा वेरियस स्टेट्स में, एक स्टेट की बात नहीं कि उन्होंने दाल में काला बोला, मुझे तो लगता पूरी दाल ही काली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको सबमिट करने को कहा कि सारे प्रूफ्स आप सबमिट कर दीजिए। कर्नाटक स्टेट इलेक्टोरल ऑफिस ने कहा है मिस्टर गांधी को कि आप सबमिट करिए प्रूफ्स ऑफ क्लेम, जो आपने वोटर रोल मैनिपुलेशन का इल्जाम लगाया है, एविडेंसेस के साथ। एंड ऑफ द डे, और कल खड़गे साहब और राहुल गांधी साहब कर्नाटक जा रहे हैं और वो मार्च पे भी जाएंगे और प्रूफ भी देंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जवाब देने के लिए बचेगा क्या? जब ये वोट पोल हुए हैं, क्या उस वोटों को तो निकाला नहीं जा सकता उस बक्से में से? कि क्या वो जादू से वो वोट भी गायब हो सकते हैं? कुछ ऐसा भी खेल हो सकता है कि इस लिस्ट को ही गलत करार दे दिया जाए? भानु जी, टेक्निकल पॉइंट। नहीं, इस लिस्ट को कैसे गलत करार देंगे? ये लिस्ट तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने उनको रिसीव कराई है, इलेक्शन कमीशन ने दी है ना। सो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी गई लिस्ट में से ही सब कुछ निकाला है, पूरे सबूत वहीं से हैं। सो आप उसे कैसे कर सकते हैं? जैसे हम आपको बात बताते हैं, माना कोई केस आया, तो केस में हम जिस एक्यूज की तरफ से हैं, उस एक्यूज को एज ए मैटर ऑफ राइट जितने भी उसके खिलाफ सबूत है, कंप्लीट चार्जशीट की कॉपी मिलती है। हम जो कुछ भी निकालते हैं उसी चार्जशीट में से निकालते हैं, जो प्रोसिक्यूशन हमें देता है कोर्ट के माध्यम से हमें मिलती है, उसी को हम उसके सामने रखते हैं। बिल्कुल ठीक स्थिति यहां यही है कि इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट दी है, 7 फुट की, 200-250 किलो की वो पूरी लिस्ट दी है। राहुल गांधी जी ने अपनी टीम के साथ उसी में से सारे सबूत निकाले हैं। मेरा एक कहना है कि चाहे तो इलेक्शन ऑफिसर को देके, इलेक्शन कमीशन को देके, या उससे पहले इसके बाद इस सारी चीज को लेकर एक बाकायदा एफआईआर कराई जानी चाहिए। देन उसके बाद में इसकी कॉपी इलेक्शन कमीशन को दी जानी चाहिए, और इसके साथ साथ इसकी कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजी जानी चाहिए साथ में। मतलब चाहे हो जो भी, चाहे कोर्ट करे ना करे, हम सारी चीजों को जानते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है, माननीय राहुल गांधी जी, अगर आपके माध्यम से आपके इस चैनल को कहीं किसी तरह से अगर देख रहे हो, तो वो इलेक्शन ऑफिसर जो कर्नाटका का है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, उसको देने के साथ साथ, उसको देने से पहले एफआईआर कराएं थाने में बाकायदा, उसी इलाके के, बेंगलोर की जिस वहां की है वो, उसी इलाके में एफआईआर कराएं। देन उसके बाद में उस इलेक्शन ऑफिसर को दें, और इसकी कॉपी साथ के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजें, साथ में चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट को भी भेजें, और फिर इलेक्शन कमिश्नर को भी भेजें। ये काम पहले करें, देन उसके बाद में बाकी सारी चीजें करें। इन सबूतों को, ये सबूत हैं, इन सबूतों को कोई मिटा नहीं सकता। ये सबूत अब इलेक्शन कमीशन की पूरी कब्र खोदेंगे, आप देखना। ये कोई हवा में कोई घोषणा नहीं है,
राहुल गांधी का भाषण नहीं है, ये कोई आरोप नहीं है, ये सबूत है। जैसे शुक्ला साहब ने कहा, अजय शुक्ला साहब ने, ये सबूत हैं और इन सबूतों को अब कोई नहीं मार सकता, किसी हालत में नहीं मार सकता। और ये सबूत अब पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने जाएंगे, पब्लिक के सामने जाएंगे। जुडिशियल इंटरवेंशन की उन्होंने बात की, पर एफआईआर कराने का जो आपने बताया है, उनको बिल्कुल एफआईआर करनी चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, क्योंकि कर्नाटका का मामला है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मामला है, ये पूरी तथ्य और फैक्ट्स जो वॉल्यूम ऑफ पेजेस हैं उनके समक्ष भी पेश हो जाने चाहिए, ताकि उनको रियल टाइम में ये डेटा मिल जाए, ताकि उसकी मैनिपुलेशन ना हो पाए। और इसमें एक बात और है कि उन्होंने एक ये बात ये भी कही है कि एक दिन ऑपोजिशन पावर में आएगी और जितने भी ये इलेक्शन के ऑफिसर्स हैं, पर्सनल हैं, जो इस क्राइम में शामिल हैं, उनको भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो एक तरीके से उन्होंने हिदायत भी दी है और उन लोगों को जिनके अफसर उनसे गलत काम करवा रहे हैं, उनको कहा है कि अपने अफसरों के खिलाफ खड़े हो जाओ, नहीं तो तुम भी रगड़े जाओगे। आपको लगता है कि इतनी बात सुनकर कुछ लोगों का ज़मीर जागेगा? इलेक्शन कमीशन से कोई विसल ब्लोअर आएंगे और जो वहां त्रिशंकु बना हुआ है, क्योंकि आपको याद है इनकी अपॉइंटमेंट के लिए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पहले ही बाहर कर दिया था प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने, कि प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, उनका कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कोई रोल ही नहीं है। वो जाते हैं, उनसे बात नहीं की जाती, वो अपना ईसीआई अपॉइंट कर देते हैं। और जिस तरीके से मथुरा में, परखल में मोहन भागवत के आरएसएस के 10 दिन के शिविर के बाद वहां जब इलेक्शन होते हैं विधानसभा के, किस तरीके से मुसलमानों को, वंचित समाज के लोगों को वोट डालने की आजादी नहीं होती है, तो एक तरीके से दोम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है और उनके वोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या हमारे सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री को एक ऐसा आघात या खतरा लग गया है कि आने वाले समय में आपका यहां रहना मुश्किल हो जाएगा? भानु प्रताप जी, आखिरी टिप्पणी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, उनकी हर संभव कोशिश ये है कि इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज में भी 2, माइनॉरिटीज में बल्कि 3, एक मुस्लिम, दूसरे ईसाई, उनके लिए तो खुल के कहते ही हैं वो, और तीसरे हैं बुद्धिस्ट और चौथे हैं सिख। इनको इस देश के, इनकी नागरिकता खत्म करनी है। 120 करोड़ लोगों को इस देश में 2 दर्जे का नागरिक बनाना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये जो सारी चीजें कर रहे हैं, मेरा एक छोटा सा यहां कहना है कि जो मैंने अभी कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देने चाहिए, बल्कि मैं ये मानता हूं कि एडवोकेट्स की और तमाम जो कांग्रेस के और विपक्ष के सांसद हैं, सब मिलकर बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इंक्लूडिंग ऑल जजेस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन सबको जाकर इन सबूतों को सौंपना चाहिए। उससे पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चीफ जस्टिस से समय लें और जाके सब लोग जाके और पूरे मीडिया को बुला के देखो ये सबूत है जो हम सौंप रहे हैं। देखते हैं किसका जमीर कब तक नहीं जागेगा। रही जो आपने उनकी के जो अधिकारी, उनका जमीर अभी नहीं जागेगा, जैसा मेरा मानना है। जमीर उनका जब जागेगा जब पूरे देश में ये हंगामा मचने लगेगा और हर एक की जुबान पर ये सबूत आ जाएंगे और हर व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि देश में इतना भयानक अन्याय हो रहा है, इतनी भयानक बदमाशी, इतनी चोरी डकैती हो रही है और देशद्रोह का काम हो रहा है। जब ये हर जुबान पर होगा, चैनलों के माध्यम से, मैं उस गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा, जो सोशल मीडिया के जो चैनल हैं, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, सोशल सर्विस करने वाले जो लोग हैं, वो जब ये चारों तरफ से हल्ला मचाएंगे, देन उनके जमीर नहीं, उनके अंदर से डर निकलेगा और जिसके अंदर से डर निकल जाएगा वो आके बताएगा हाँ सब ये गड़बड़ी ऐसे हो रही होगा ही। बिल्कुल, जब डर निकलेगा तो सब सामने आएगा। जी हिजम भाई, जी मेरे क्वेश्चन है, कोट ऑन कोट, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि मुझे किसी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। आज हमारा देश किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए मैं तैयार हूं, अनकोट। ये प्रधानमंत्री जी का आज सुबह का कहना है। गलती वो करे और देश के जनता भुगते, ये कितना तक जायज है भानु प्रताप जी?
ये नौटंकी है उसकी, हर कोई जानता है जम सर, आप सब जानते हैं ये मोदी की नौटंकी है, झूठे आंसू दिखाना। आप जानते हैं नोटबंदी के समय भी झूठे आंसू दिखा के कह रहा था कि अगर मैं ये सब ठीक नहीं हो तो मैं 50 दिन बाद जो है जिस चौराहे पे कहोगे किसी भी आऊंगा। चौराहे आया किसी चौराहे पे? आया किसी चौराहे पे? तो ये नौटंकी है, और इसकी नौटंकी अब पूरी दुनिया के समझ में आ रही है कि क्या ये नौटंकी करता है। कीमत मोदी को जरूर चुकानी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह की वो नौटंकी करा वो कीमत नहीं है, कीमत कुछ और है। देश की जनता जिस पल खड़ी हो जाएगी तब पता लगेगी उसे। अभी उससे थोड़ा सा भ्रम है, वो समझ रहा कि देश में सब डरपोक लोग हैं और सब यूं ही बैठे रहेंगे, देश की जनता खड़ी नहीं होगी। लेकिन ये भारत है, जब खड़ा होता है तो अच्छे अच्छों को जो है उनकी औकात बता देता है। मोदी तो कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल। इसमें एक बात राहुल गांधी ने और कही कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जब नहीं थे तो पूरा देश एक दिन में बैलेट पर भी वोट करता था, और उसका काउंटिंग का दिन भी एक दिन निश्चित होता था और शाम के 6 बजे रिजल्ट आता था। तो ये जो टेक्नोलॉजी आप लेकर आए हैं, ये जहां इस्तेमाल होनी चाहिए, वोटर लिस्ट को डिजिटल रिकॉर्ड देना चाहिए, वहां तो आप करते नहीं उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आप उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पे आपको फजिंग करनी होती है। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने कही, और उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के लोग जी जी क्षमा चाहते हो, एक बात आपकी ऐड करो। जी 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 जो ये जी राहुल गांधी जी ने बात की है कि जब ये मशीन नहीं थी तो एक दिन में होता था। हमने जब ईवीएम का आंदोलन शुरू किया 2019 में, हमने 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। मेरे पास उसकी रिसीविंग की कॉपी रखी, हम आपको दिखाएंगे। हमने बाकायदा उसमें ये लाइन लिखी है कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव एक ही दिन में कराया जाना चाहिए। लेकिन ये 8 फेज में 7 फेज में जो कराया जा रहा है, ये इसीलिए कराया जा रहा है कि ये जो फेक वोटर हैं, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, हर जगह वोट देते रहें और करते रहें, क्योंकि इतने लोग तो हैं, इनके पास में इतनी बेईमानी तो कर ही सकते ही, उसकी वजह से है। सो एक दिन में चुनाव हो, और चुनाव होने के खत्म होने के 5 घंटे बाद ही आप काउंटिंग शुरू कीजिए। लोगों की कोई कमी तो है नहीं, एक स्टाफ को हटा के दूसरे स्टाफ को काम दीजिए, अपना लगातार काम चलेगा। कैंडिडेट भी अपने उसी हिसाब से तैयारी कराएगा, ये बेईमानी रुक जाएगी। इस बात का शक पड़ा महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन में। महाराष्ट्र और हरियाणा के लोकसभा इलेक्शन में किस तरीके से हरियाणा का इलेक्शन 3 या 4 चरणों में कराया गया, जबकि सबसे कम सीटें हरियाणा में हैं। तो अपोजिशन का माथा खनका कि 4 सीटों पर पहले चुनाव, फिर 2 सीटों पर, फिर 4 सीटों पर, फिर 2 सीटों पर, इस तरीके से चुनाव कराया गया। जी आतम जी, ये तो ऑन कैमरा पकड़ा गया था चंडीगढ़ की इलेक्शन पे, हाँ, वो वोट के मेयर के इलेक्शन में। जी जी जी। और कर्नाटक के लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने कहा कि 1 करोड़ वोट कम से कम चुराए गए, 1 करोड़ वोट कम से कम चुराए गए। इंटरनल इंडिकेशन उनकी यही थी, मैंने पहले प्रोग्राम में शुरुआत में बताया कि इंडिकेशन थी कि 16 सीटें वो जीत रहे हैं। एग्जिट पोल सबके आंकड़े फेल हो गए, क्योंकि जब आप चुनाव को फज कर रहे हैं तो एग्जिट पोल कहां से काम करेगा, क्योंकि वो तो सैंपल सर्वे लेता है। सैंपल सर्वे आपका जो मत होता है, मत का अधिकार होता है, उसका वो प्रतिबिंब होता है। पर जब आपने मत ही चेंज कर दिए और जाली वोट डलवा दिए, और 1-1 करोड़ जाली वोट डलवा दिए, 5 करोड़ कुल, आपको याद होगा वोट फॉर डेमोक्रेसी ने 4 करोड़ 65 लाख कुछ वोट बताए थे, 4 करोड़ 65 लाख 46,885, 4 करोड़ 65 लाख 46,885। तो ये सरकार ही असंवैधानिक है, गलत तरीके से चुनी हुई सरकार है, क्योंकि ये सारे वोट जाली हैं। अगर एक विधानसभा में 1 लाख वोट मिलते हैं आपको जाली, तो कितनी विधानसभाएं हैं, कितने वोट पड़े होंगे। ईवीएम का खेल तो बहुत छोटा सा खेल नजर आ रहा है, हम तो ईवीएम पर ही फोकस कर रहे थे, और यहाँ तो बहुत बड़ा खेल खेला गया। आतम जी, मैं भानु प्रताप जी से मैं एक पूछना चाहूंगा। भानु प्रताप जी, आने वाला समय 2026 में असम में इलेक्शन होंगे। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदू मुसलमान प्लस मुसलमानों के जो जमीनों से एविक्शन फॉरेनर्स के नाम पर अभी काफी स्तर पर चल रहा है। ये नेशनल मीडिया पर नहीं आता, मैं मतलब नोट बेल को, जो हिंदी बेल को मैं इसको नरेशन दे रहा हूं। असम में भारी तौर पर बुलडोजर के साथ बहुत सारे जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो वेस्टर्न बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र, उसमें मुस्लिम डोमिनेटेड है, जैसे धुबरी, लखीमपुर,
ग्वालपारा कुछ डिस्ट्रिक्टों पे जो है बहुत ज्यादा एविक्शन चल रहा और जो इलेक्शन एसआईआर जो है एसआईआर से पहले उन्होंने ऑलरेडी कर चुका होंगे। तो आने वाला समय पर असम के इलेक्शन में भी इस तरीके के खतरा जो है मंडरा रहा है। तो इसमें क्या प्रोटेक्शन असम के जो गौरव गोगोई साहब है और बाकी जो हमारे जो बाकी जो एक्टिविस्ट है उनको क्या प्रोटेक्शन लेना चाहिए? सारा वीडियो फुटेज लेके सारी वहां की जितनी भी बुलडोजर चलाया जा रहा है, जितनी अब एविक्शन की जा रही है, सब कुछ सारी एविडेंसेस लेके बाकायदा एक पिटीशन फाइल करी जाए और उसके साथ साथ जबरदस्त तरीके से जो सोशल मीडिया पे ही कर सकते हैं आप और हम, किसी और पे तो नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया पर इसको खूब तबीयत से हल्ला मचाया जाए। आत्मजीत साहब जो हैं उनके चैनल पे हो, हम लोग अपने और चैनल पे हैं और बाकी और सोशल मीडिया के साथी उनको सबको बुला के सबके सामने रखें। देखिए जितना हल्ला मचेगा उतना ही प्रोटेक्शन मिलेगा, हल्ला नहीं मचेगा तो नहीं होगा। और हल्ला दोनों तरफ से मचाइए, आप लीगल भी मचाइए और साथ में जो है सोशल मीडिया पर भी मचाइए और आंदोलन कीजिए। मर तो रहे हैं आप, तो मर रहे हैं तो फिर आंदोलन लड़ने में क्या दिक्कत है? आपको लड़ना चाहिए। उत्तर भारत में जो होता है ये हर मीडिया कवर कर लेते हैं, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत में जो घटना घटते हैं इसको मतलब हिंदी बेल्ट में कम इसकी आवाज पहुंचता है, आवाज कम गूंजता है। तो हम इस चैनल के माध्यम से और अलग अलग चैनल के माध्यम से हम इसको आवाज को पहुंचाते रहेंगे। तो भानु प्रताप जी, अभी सिर्फ असम का नहीं, इसमें वेस्ट बंगाल का भी इलेक्शन आने वाला है, क्योंकि बंगाल का भी कोई समाचार दिल्ली पहुंचता नहीं है। मैं जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया था किसी काम के लिए, तो वहां पर बंगाल के लोग काफी और केरला के लोग काफी आए हुए थे। तो उसमें भी यही मुद्दा उनका ये कहना था कि सरकार जो है वहां पर जो दमनकारी और जो शुभेंदु अधिकारी के जो कल परसों के नाटक जो है सबने देखा होगा, उनके ऊपर अटैक हुआ करके एक अपने सुनियोजित अपनी जो सपोर्टर जो है उनको लेकर के एक कुछ ड्रामा किया गया था। असम में दो किस्म की लोग हैं, एक तो हिंदू रेडिकल्स, एक मुस्लिम रेडिकल्स। हिंदू रेडिकल्स में हेमंत बिस्वा शर्मा की कोई मुकाबला नहीं है और एक बदरुद्दीन करके वो बीजेपी के सपोर्टर मुस्लिम एमएलए वहां के, इनको बदरुन अहमद जो है बहुत बड़ा एक वर्ल्ड का जो है जो अत्र बनाते हैं उसके वेरोन माना जाता है। दिल्ली में कनॉट प्लेस में भी उनका शोरूम है। बहुत बड़े बीजेपी को फंडिंग करते हैं एक मुसलमान की तरफ से रेडिकल करके किस तरीके से जो मुस्लिम को जो है बीजेपी की तरफ जो है वोट को कन्वर्ट किया जाए। तो इस तरीके का प्रॉब्लम उत्तर पूर्वी भारत में है। तो इसके लिए क्या हम पूरा देश को कैसे, इनको नैरेटिव को कैसे पहुंचा दिया जाए? नहीं देखिए, तो सारी चीजें लानी पड़ेंगी सोशल मीडिया के माध्यम से और बाकी जो रणनीति है वो तो बैठ के बनानी पड़ेगी। इसको इस तरह से नहीं किया जा सकता कि हम लोग इसमें बताएं कि भी कैसे करना है, क्या करना है। ये तो एक रणनीति है, बहुत तरीके से बैठ के बनानी पड़ेगी, उसको अमल में लाना पड़ेगा। जो आज का सब्जेक्ट है उस पर एक बहुत अहम बात मैं आखिर में करना चाहता हूं, वो ये कि सदन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर जब जब ऑपोजिशन ने चर्चा की मांग की, तब तब ट्रेजरी बेंच यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कोई भी बहस करवाना, चाहे किरण रिजिजू हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो या कोई भी वहां ट्रेजरी बेंच पे बैठा हो, उसने चर्चा नहीं होने दी। तो इसका मतलब यह है कि सत्ता पक्ष पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये सब काम करवा रहा है और पार्लियामेंट में बैठ के इसकी लीपापोती कर रहा है और उस पर चर्चा नहीं होने दे रहा है। और इस विषय पर गौरव गोगोई ने, क्योंकि आपने असम का चर्चा किया तो मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि 2005 में लोकसभा में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर 2 दिन चर्चा हुई थी। 1995 में लोकसभा में बिहार चुनाव पर पोस्टपोन होने से 2 दिन चर्चा हुई थी। 1981 में लोकसभा में इलेक्टोरल लॉ की खामियों को लेकर चर्चा हुई थी। साल 1989 और 1957 में भी चुनाव आयोग व चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी। तो इन मुद्दों पर चर्चा होने के बाद यानी समय समय पर अलग अलग नियमों के तहत चर्चा हुई थी और इससे साफ पता चलता है कि आज सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती। हमारा कहना है सरकार झूठ के पर्दे से पीछे ना छिपे, क्योंकि हमने उनके झूठ को उजागर कर दिया है। अब सरकार चर्चा करे और सवालों का जवाब दे। तो उत्तर पूर्व राज्य के ही गौरव गोगोई ने यह सवाल
पार्लियामेंट के सदन में उठाया, उसके बाद मकर द्वार पर सोनिया गांधी, खड़गे साहब, ऑपोजिशन के तमाम लीडर बैनर निकालकर बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। तो यह मुद्दा थमेगा नहीं, इसकी आग बिहार तक जाएगी और हम इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भानु प्रताप जी, हिजम भाई और हमारे गेस्ट आलोक तिवारी साहब और अजय शुक्ला साहब, आप लोग इस मुहिम के अग्रिम लीडर्स हैं। हम आपको अपने अग्रिम लीडर मानते हैं क्योंकि आप ही लोग इस बात को उठाएंगे आगे जाके। और सोशल मीडिया जनता की आवाज है, आवाम की आवाज है। ये हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग तो करते नहीं है। हमारा कोई ये तो है नहीं कि आप फलाने को वोट दीजिए, फलाने को मत दीजिए। हम तो वो बताते हैं जो देश के लिए सही है या सच है, और जो सच के साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े। हमारा कोई पॉलिटिकल लेना देना नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। हम तो कल को कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनसे भी सवाल करेंगे। तो हमारा काम है सवाल करना, जनता के साथ रहना, और सोशल मीडिया के द्वारा और सोशल आपके हमने इवेंट्स के द्वारा, जैसे हमने ईवीएम पर किया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर किया, किसान आंदोलन में किया, ये चर्चाएं तो बनी रहेंगी और हम करते रहेंगे। आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए जी भानु जी। आप जी इससे जाते हुए एक बात, अभी आपने कहा ना कि पार्लियामेंट में इस पर कभी बहस नहीं हो देते और इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करते हैं। आज जो माननीय राहुल गांधी जी ने सारे सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे हैं, यही वो कारण है जिसकी वजह से बीजेपी एंड कंपनी या मोदी अमित शाह एंड कंपनी इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट में और हर जगह डिफेंड करती है। और जब भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया जाता है तो इलेक्शन कमीशन नहीं बोलता, बीजेपी एंड कंपनी, मोदी एंड कंपनी ये बोलते हैं। ये है कारण असली। ये तो एक विधानसभा की चोरी है। जब बाकी सब पूरे देश में पकड़ी जाएंगी तो आपको पता लगेगी कि कितनी गंद, कितनी बेईमानी, कितना जबरदस्त इन्होंने इस देश के साथ में गद्दारी की है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप सभी का चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।